स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम वैशाली है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नीट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करा रही हूँ जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, उससे आपको मेन टॉपिक्स आपके रिवीजन भी हो जाएं, ठीक है। तो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये क्लास है ये इसको थोड़ा सा वो कर देंगे डिसअरेंजमेंट, मतलब क्लास 26 वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप ये समझिए कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, उसका हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक। हम इसमें इस पार्ट में हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। देन हम रेस्पिरेशन के कुछ जैसे प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन और क्रैब साइकिल को हम इस सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, आप लोग को पता है कि कोई भी लिविंग बॉडी है वो रेस्पायर करती है, तभी उसका पता चलता है कि ये एक लिविंग बॉडी है, ठीक है। मतलब इनहेल और एक्सहेल यानी गैसेज एक्सचेंज ही केवल मतलब आप देखते हैं ना कि गैसेज एक्सचेंज होती है एक लिविंग बॉडी के अंदर, तो उसे हम रेस्पिरेशन समझ रहे हैं। नहीं, रेस्पिरेशन इज़ नॉट ओनली द इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस या इनहेल और एक्सहेल ऑफ द गैसेज एक्सचेंज, इट इज़ इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। जो भी आप फूड इनटेक करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है या उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और फिर उससे आपके फूड जो ब्रेकडाउन हुआ है उससे एनर्जी मिलती है, तो वो वाली प्रोसेस सारी किस में आ जाती है, रेस्पिरेशन में। यानी जो भी आप फूड इनटेक करते हो, बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स को उन लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आपका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है। किसकी फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, जिसे हम ATP कहते हैं, ठीक। तो वही हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स में जो ऑक्सीडेशन के थ्रू जो कार्बन कंपाउंड्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होना होता है, जिससे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आपको पता है जो भी आप फूड खाते हो केमिकल की फॉर्म में ही खाते हो। अगर आप फूड जो ले रहे हो प्लांट से ले रहे हो या एनिमल फूड से ले रहे हो, लेकिन वो है एक केमिकल फॉर्म में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन में जो भी सबस्ट्रेट्स यूज्ड हो रहे हैं उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं, यानी वो कंपाउंड्स जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपका रेस्पिरेशन है वो सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक। और आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। और ये ATP है या ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है, एक लिविंग बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए या अपने मूवमेंट करने के लिए, या अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बात करने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊँगी, और ना ही 2 कदम मैं चल पाऊँगी, और ना ही मैं अपने हाथ को हिला पाऊँगी, या मतलब मैं अपने बॉडी मूवमेंट तक भी नहीं कर पाऊँगी विदाउट एनर्जी। तो जब भी एनर्जी की नीड होगी तब आपका ये ATP यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तब इस ATP का मतलब जब नीड होती रहेगी एनर्जी की, तभी ATP खर्च होती रहेगी। तो इसलिए ATP को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम ATP को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप समझिएगा। अब देखिए, लिविंग बॉडी में रेस्पिरेशन 2 तरीके से देखने को मिलता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं आपके एनारोबिक ऑर्गेनिजम। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। और जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है, इसी बेस पर
इसी बेस पर रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन स्टेप्स हम पढ़ते हैं। देखिए, जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि बस हो गया, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है या एक स्लो प्रोसेस नहीं है, ये एक मतलब एक फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टेप्स में चलती है। तो जो स्टेप्स इनको फॉलो करके होता है, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, तब आपका एक कंप्लीट रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका फर्मेंटेशन आता है। जबकि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस देखो एनारोबिक प्रोसेस है एक, यानी ग्लाइकोलाइसिस आपकी एक एनारोबिक प्रोसेस है, लेकिन ये एक एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स और एक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, यानी दोनों ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलाइसिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम एक यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स में ये तीन चार प्रोसेस पूरी होती हैं, कंप्लीट होती हैं, तब जाके एक रेस्पिरेशन होता है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स मतलब लाइक बैक्टीरिया या ईस्ट, उसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस मिलेगा, फिर आपको फर्मेंटेशन मिलेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको ग्लाइकोलाइसिस मिलेगा और फर्मेंटेशन मिलेगा, तब उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब कंप्लीट होगी, ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है, पर दोनों ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन में भी रखा गया है ग्लाइकोलाइसिस को। समझ में आ रहा है? तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस की ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। देखो, एज अ नेम इंडिकेट कि ग्लाइकोलाइसिस को दो वर्ड्स में तोड़िए। ग्लाइको मतलब है आपका एक ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज, ग्लाइकोज एक ग्रीक वर्ड है, इससे आया है आपका ग्लाइको। इस ग्लाइकोज का मतलब है शुगर, इस ग्लाइकोज का मतलब है शुगर, और लाइसिस का मतलब है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक मतलब इसमें ये होगा कि आपके शुगर्स का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, आपकी शुगर का ब्रेक डाउन होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। और क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस 3 साइंटिस्ट थे, एम्बडन एंड मेयरहोफ एंड पार्नस, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस दी थी। इन्हीं के नाम पर इसको एम्बडन मेयरहोफ पार्नस पाथवे कहा जाता है, या शॉर्ट में हम इनको EMP पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की ये केवल यही एक प्रोसेस है जो ग्लाइकोलाइसिस करती है रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। मान लीजिए ये आपकी सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो यानी यहाँ ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस पूरी प्रोसेस होगी, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी ऑर्गेनिजम्स में आपको ग्लाइकोलाइसिस मिलता है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ 10 बायोकेमिकल रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मतलब जब ये ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये पूरी 10 स्टेप में पूरी होती है, 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तब जाके आपकी ग्लाइकोलाइसिस पूरा होता है, ठीक। अब जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स के बनते हैं। और प्लांट्स में आपका जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज से डिराइव करता है, और सुक्रोज ही आपका फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट्स होता है। आपको पता है ना कि प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके, और फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, वो ये जो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ठीक। तो वहाँ से जो प्लांट्स को फूड मिला है, या प्लांट्स ने फूड बनाया, किस लिए बनाया? ताकि वो भी अपना डेली एक्टिविटी कर सके, अपना मूवमेंट कर सके, उनको एनर्जी मिल सके उस फूड से, इसीलिए वो अपना फूड बनाते हैं। तो उस फूड को बनाने के बाद आपकी ये वाली रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, यानी फिर उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। यानी वो सुक्रोज को मतलब रेस्पिरेशन में ऐसे ही मतलब सुक्रोज को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, है ना, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए हमें सबसे पहले सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। मतलब सबसे पहले आपको सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करना होगा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और एंजाइम कौन सा लगेगा इसमें? इन्वर्टेज। इतना आपको याद रखना है कि एक लिविंग बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस एंजाइम की वजह से एक्टिव होती हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी में कन्वर्टेड हो रही है तो वो एंजाइम उसमें हर एक उसमें इन्वॉल्व है, ठीक।
तो ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं, कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये आपके मोनोसेकेराइड्स हैं। ये बन चुके हैं, सुक्रोज कन्वर्टेड हो गया किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अब ये मोनोसेकेराइड्स बन गए तो ये आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करते हैं, यानी अब यहाँ से आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आपका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ज़रा हम समझेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या, जैसे यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया सबसे पहले, ठीक, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इस कन्वर्टेड इनटू, सबसे पहले आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और एंजाइम यहाँ पे कौन सा लगेगा आपका, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगेगा। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगेगा। क्यों लगेगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे एक एटीपी खर्च हो रही है, एक एटीपी यहाँ पे खर्च हो रही है और एडीपी आपका बन रहा है। ठीक, यहाँ पे एक एटीपी खर्च हो रही है और एक एडीपी आपका बन रहा है। ठीक, तो जहाँ पे एटीपी खर्च हो रही है तो वो किसकी वजह, कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा, वहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे एक एटीपी यूज होके एडीपी बना लेता है। और एटीपी को हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट समझ में है। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो कितने बच गए, 2 फॉस्फेट बच गए, तो इसीलिए ये हो गया एडीपी। ठीक है, इसीलिए ये हो गया आपका एडीपी। तो और वो एक फॉस्फेट कहाँ लग गया, ग्लूकोज के 6 कार्बन कंपाउंड या 6th कार्बन पोजीशन पे जाके आपका एक फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से निकलकर एडीपी में, मतलब एटीपी से निकलकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6th कार्बन पोजीशन पे जाके जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फर्स्ट स्टेप। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि वो भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और यहाँ पे आपकी जो ये प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब इस तरह का, यहाँ पे आपको हर जगह पे एक सिंगल ही एरो दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो मैंने ये वाला एरो बनाया है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिर्फ आपके जो फर्स्ट वाला स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा है तब वो इरिवर्सिबल होगी। और जब आपका यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से आपका ट्रायोस फॉस्फेट ये वाला बनेगा, ये यहाँ पे आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, बाकी सब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी। और एक आपका यहाँ पे पायरुवेट, यहाँ पे भी आपकी इरिवर्सिबल होंगी। ये जो सिंगल एरो शो कर रहा है, इस सिंगल एरो का मतलब है इरिवर्सिबल और इस डबल एरो का मतलब है आपका रिवर्सिबल, कि ये आपका रिवर्सिबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, क्योंकि ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का मतलब है कि यहाँ पे एक एटीपी यूज़ हुई और एडीपी बना। और जब एटीपी यूज़ होती है तो एटीपी में बताया था 3 कार्बन मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं और एटीपी में से एक फॉस्फेट निकलकर आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में ऐड हो जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज के 6 कार्बन से पहले ऑलरेडी ही लगा हुआ है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो अब आपका फ्रक्टोज के 1st कार्बन से भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, जो कि कहाँ से आता है, एटीपी से आता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आता है। ठीक, तो बन गया आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और बिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, तो फॉस्फेट के लिए यहाँ बिस लगाया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एटीपी इज रिड्यूस्ड इनटू एडीपी। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि ट्रायोस फॉस्फेट है, मतलब ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और एक बनाता है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट, जो कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्जन हो सकती हैं। ठीक है, अब आपका जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड होगा और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक, आपको हमने बताया था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहे हैं। तो अभी तक ये जो इतनी प्रोसेस हो रही थी ये 1 मॉलिक्यूल्स ही वाली चल रही थी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। लेकिन अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो भी नीचे जितने भी स्टेप्स बनेंगे वो 2 मॉलिक्यूल्स के बनेंगे। तो ये याद आपको रखना है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और बनाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड से अब यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और NAD इज रिड्यूस्ड इनटू NADH2 बना लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब यही है कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो बिस फॉस्फेट मतलब जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके 1 और थर्ड का पोजीशन पे तो लगा ही, थर्ड कार्बन पोजीशन पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप है। अब फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर भी आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, जो कि कहाँ से आता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट आपका निकल जाता है और वो फॉस्फेट आपका किससे ऐड हो जाता है, किस में जाके ऐड हो जाता है, ADP में। वो ADP में ऐड हो जाता है और आपका यहाँ पे बनता है ATP। क्या बनता है यहाँ पे आपका ATP बनता है। ठीक, क्योंकि ADP में 2 फॉस्फेट होते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जब आप उसमें एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो फिर वो 3 फॉस्फेट हो जाएंगे, यानी ATP बना लेगा। ठीक, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हुए यहाँ पे। ठीक, और इसे ही हम बोलते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन। जहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन स्टेज। ठीक, अब 3 phosphoglyceric acid is converted into 2 phosphoglyceric acid। 3 phosphoglyceric acid converted into 2 phosphoglyceric acid, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ क्या हुआ है कि थर्ड कार्बन पोजीशन से फॉस्फेट हटकर 2 कार्बन पोजीशन पर गया है, सेकंड कार्बन पोजीशन पर गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक, बाकी सेम वही है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो फॉस्फो ही ग्लिसरिक एसिड बना है। ठीक है, और ये वाली प्रोसेस भी आपकी कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो लास्ट वाली है, यानी ये वाली लास्ट वाली प्रोसेस है, ये आपकी इरिवर्सिबल होगी, सेम ऐसी, और एक आपकी ये शुरू वाली होगी, ये वाली इरिवर्सिबल होगी, और एक आपकी यहाँ पे आपकी इरिवर्सिबल होगी, एंड बाकी सब जगह पे आपकी कैसी होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, सब जगह पे आपकी कैसी होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। यहाँ पे भी रिवर्सिबल, यहाँ पे भी रिवर्सिबल, यहाँ पे भी रिवर्सिबल, और यहाँ पे भी रिवर्सिबल। ठीक है, सब जगह रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी, तो ये याद रखना आप। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम PEP भी कहते हैं, PEP भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा। यहाँ से लेके आप समझिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा बच्चों ये गायब हो गया, सॉरी, है ना, जस्ट वेट। ठीक है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ
पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है और इसमें आपके 4 ATP प्रोड्यूस हुए हैं, 4 ATP प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि जो शुरू के 2 स्टेप थे जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था तो वहाँ पे 1 ATP खर्च हुई थी, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था तब आपका 1 ATP यूज़ हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो 2 ATP तो आपकी यहाँ यूज़ हो गई हैं और टोटल बनी थी 4 ATP। तो 4 ATP में से 2 खर्च होगी तो कितनी बची आपकी ATP? 2 ATP बची आपकी। ठीक है, तो यानी नेट गेन जो हो रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस में तो कितना हो रहा है? 2 ATP का हो रहा है। ओनली 2 ATP इज प्रोड्यूस्ड इन आपका ग्लाइकोलाइसिस और आपके 2 NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी आपको पता है कौन सा पता है? जब आपका ATP प्रोड्यूस होगा, यानी ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है दैट रिजल्ट जिससे आपका ATP प्रोडक्शन होता है। ATP कब प्रोडक्शन होता है? जब ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आता है? सबस्ट्रेट से। जो प्रीवियस, जैसे आप समझो कि जैसे यहाँ पे समझो कि P फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आपका पायरुविक एसिड बन रहा था, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल के, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप निकल के ADP के पास गया और फिर ADP ने आपका ATP बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन स्टेज होती है। ये समझ में आया? तो ग्लाइकोलाइसिस से आपके 2 ATP बन रहे हैं और 2 ही मॉलिक्यूल आपके NADH2 के बन रहे हैं। फिर अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, अब इस पायरुविक एसिड का क्या काम होता है? देखो, अगर एक यूकेरियोटिक सेल है तो पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा आपका एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है या ये एक मसल सेल है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता है आपको वहाँ पे, यानी लैक्टिक एसिड बनता है आपकी बॉडी में। ठीक, तब वहाँ पे मतलब आपको फर्मेंटेशन वाली थोड़ी सी प्रोसेस मिलती है, तो वहाँ पे आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो हम वही समझ रहे हैं कि अब जो ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड बना है उसका अब हम क्या करेंगे। तो प्रोसेस हम पढ़ते हैं फर्मेंटेशन। ईस्ट होते हैं, ईस्ट मतलब जो खमीर उठा देते हैं किसी भी चीज़ में, बैक्टीरिया ग्रोथ होती है मतलब ये ईस्ट। ठीक, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी जब एनारोबिक कंडीशन मतलब जब ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 और इथेनॉल में। तब आपका पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्मेंटेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जो एंजाइम लगता है वो है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं पायरुविक एसिड से, जैसे आप देख लीजिए मिल्क में अगर आप मिल्क से आप कर्ड बनाते हैं तो कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होने के बाद जैसे ग्लाइकोलाइसिस हुई तो पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड से आपका लैक्टिक एसिड बना दिया। तो लैक्टिक एसिड दियाने का मतलब है कि वो आपका वहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर दी है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस कर दी है। ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा जिससे आपका मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ठीक, कुछ एनिमल सेल्स लाइक मसल्स देख लीजिए, मसल्स जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वहाँ पे, तो पायरुविक एसिड किस में रिड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड में बाय लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, तो यानी आपका ये प्रोसेस इस तरह से वहाँ आपकी काम करेगी। ठीक, अब आपका जैसे इसमें हम समझते हैं कि ग्लूकोज, ये इन्होंने ब्रीफ छोटी सी समरी दी है कि ग्लूकोज से यहाँ पे दिखाया आपका कि पायरुविक एसिड बन गया है, कि ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना जैसे हम PEP कह रहे हैं, और PEP से आपका पायरुविक एसिड बना।
ठीक है। तो पायरुविक एसिड अगर ईस्ट में अगर हम बात करें तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल एंड CO2 में। और अगर हम मसल सेल्स या कर्ड वाले बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक, इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्रैब साइकिल की। क्रैब साइकिल क्या होता है? क्रैब साइकिल आपके हैंस एडोल्फ क्रैब्स ने दी थी 1937 में, और इसीलिए इसको हम क्रैब साइकिल बोलते हैं क्रैब्स के नाम पे। ठीक, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका फर्स्ट कार्बन कंपाउंड होता है वो उसमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक, तो इसलिए हमारा मतलब जो भी हम मतलब इसमें फर्स्ट जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, सॉरी वो 3 कार्बन कंपाउंड ना करके वो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें। ठीक है, इसलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। अब आपका ये क्रैब साइकिल देखो, ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, सेल के अंदर, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा। ऐसे ही आपका क्रैब साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है सेल का एक सेलुलर ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, क्रैब साइकिल होती है। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम, वो सब इसी में मिलते हैं मैट्रिक्स में, केवल एक को छोड़कर। किसको? केवल एक को छोड़कर, वो कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को छोड़कर बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब मैट्रिक्स में मिलते हैं। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज फिर कहाँ मिलता है, जब यहाँ नहीं मिलता तो ये मिलता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि ये है। ये वाली तो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो मैंने अभी दिखाई आपको ये है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। अब जो TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, ये आपकी शुरू कहाँ से होती है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। यानी सबसे पहले जो आपका पायरुविक एसिड होगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा, और आपको पता है आपके ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक ही पायरुविक एसिड की साइकिल दिखा रही हूँ, दूसरे पायरुविक एसिड की भी सेम यही साइकिल होगी। तो जो भी इससे प्रोड्यूस होगा, इस एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होगा जितना भी मैटर, वो सब दूसरे पायरुविक एसिड से भी सेम ऐसा ही प्रोड्यूस होगा। तो यानी यहाँ चीज़ें डबल मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ मैं आपको सिंगल वाला समझा रही हूँ अभी। ठीक है, तो उसको आप डबल लेके चलना। तो पायरुविक एसिड क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है, सबसे पहले वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और क्या इसमें लगेगा, NAD इज रिड्यूस इनटू NADH2, और इसमें एक CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक, एसिड, और इसमें कोएंजाइम ए भी आपका इन्वॉल्व होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और कोएंजाइम ए इसमें रिलीज करेगा, तब आपका एक सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। यानी एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट आपका बनाता है। ठीक है, अब सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वानिटेस, जो कि ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि 5 कार्बन होगा। तो 6 कार्बन से 5 कार्बन कैसे हुए, 1 कार्बन निकल गया CO2 के रूप में, और यहाँ पे NAD इज रिड्यूस्ड इनटू NADH2। ठीक है, और एंजाइम लगेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम ए, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होगा। तो 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन रह गए, इसका मतलब यहाँ पे भी एक CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और कोएंजाइम ए इसमें ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन जाएगा। एंजाइम कौन सा लगेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे भी NAD रिड्यूस होगा NADH2 में, वहाँ पे हमेशा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, इसको याद रखना। ठीक है, तो फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपका एंजाइम लगेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, मतलब यहाँ पे आपका कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा, और आपका GDP
GDP इज कन्वर्टेड इनटू GTP, और इस GTP से आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाएगा आपके ADP के पास, और ADP के पास जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया तो 3 फॉस्फेट हो गए, तो बन जाएगा आपका ATP। तब आपका यहाँ पे एक ATP बन जाएगा। तो यानी ये क्या होगी प्रोसेस, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर एक FAD इज रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में। तो फ्यूमेरेट भी आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। तो अब फ्यूमेरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट विच इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमेरेज, और यहाँ पे वाटर ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर ऐड होगा। और मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ से एंजाइम के नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रोजिनेज मतलब NAD इज रिड्यूस इनटू NADH में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इतना पता चल रहा होगा कि कितने NADH निकले हैं, कितने ATP और कितना GTP, कितना FADH2। यहाँ पे हम फेट पढ़ रहे हैं, ठीक। तो फेट हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एक NAD, तो यहाँ पे एक NAD यहाँ पे, और एक NAD यहाँ पे 3, और एक NAD यहाँ पे 4 NADH2 हैं, और एक FADH2 यहाँ पे 5, मतलब एक FADH2 निकल गया और 4 NADH2 हो गए। 4 NADH2, एक FADH2, और आपका एक ATP यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एक ATP, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं, किससे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि जो समरी इक्वेशन है वो ऐसे कि जैसे भाई पायरुविक एसिड हो गया आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 4 NAD लगे, एक FAD लगा, 2 मॉलिक्यूल H2O के लगे, एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है तो उससे आपके क्या बने, 3 CO2 निकले। कैसे निकले 3 CO2, जैसे देखो एक CO2 आपका यहाँ निकल गया, एक CO2 आपका यहाँ निकल गया, और एक CO2 आपका यहाँ निकल गया, ठीक है, एक CO2 आपका यहाँ निकल गया। तो यानी 3 CO2 आपके प्रोड्यूस हुए, और 4 ही आपके NADH2 प्रोड्यूस हुए, जो कि मैंने अभी बताया, और एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ, एक ATP प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया कि क्या क्या प्रोड्यूस हुआ। तो अब हम यहाँ पे इसका नेट गेन देखते हैं कि एक पायरुविक एसिड से क्या क्या निकलता है। 4 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं, और एक NADH2 से कितनी एनर्जी बनती है या कितने ATP बनते हैं। तो एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं आपके, ठीक है, ये याद रखना। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, और 4 NADH2 हैं क्योंकि, तो 3 × 4 = 12 ATP। तो यानी यहाँ पे आपके 4 NADH2 से 12 ATP बने, और एक FADH2 आपका 2 ATP प्रोड्यूस करता है, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से आपका एक ATP प्रोड्यूस हुआ है। तो टोटल ATP कितने हो गए, 12 + 2 14, 14 + 1 15। यानी एक पायरुविक एसिड से आपके 15 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हैं। तो मैंने बोला था कि जो एक मॉलिक्यूल जो एक पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होगा वही सेम दूसरे पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होगा। तो अगर एक पायरुविक एसिड से 15 हुए तो दूसरे से भी 15 होंगे। तो 15 मतलब वही 15 × 2, 15 × 2 तो कितने ATP प्रोड्यूस हो गए, 30 ATP। तो यानी 30 ATP आपके किससे प्रोड्यूस हुए हैं, बाय 2 पायरुवेट एसिड से। जबकि रेस्पिरेशन में 36 ATP या 38 ATP प्रोड्यूस होता है। बट क्योंकि हमने सिर्फ रेस्पिरेशन के भी 2 ही स्टेप्स पूरे किए हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड आपका क्रैब साइकिल, तो इसलिए अभी हम सिर्फ कितना पढ़ेंगे, ओनली 30 ATP ही आपके अभी तक प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर रख लेना, ध्यान से समझना कि आपके ATP का ही सब खेल है इसमें। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बच्चे, ठीक है। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने यहाँ चीज़ें आपको डिस्कस की हैं वो चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं भी अगर आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें। अगर उसके बाद भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको जो भी क्वेरीज़ हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल पूछिए, आपको बिल्कुल आंसर किया जाएगा। और जो भी दिक्कत होगी आप, या जो भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट लगेगा आपको कि हाँ मैम ये इम्प्रूव होना चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए, तो कोशिश करूँगी मैं, आप मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए अब हम बाय करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चे, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज़ भी आप अपना करते रहिए, जैसे भी हो अपना पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।